वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा, साथ ही साथ आपने ये जाना था कि हमारे कंप्यूटर में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली यूज़ क्या है। सारी चीज़ें आप बेसिक जो चीज़ें थी वो समझ चुके थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रह गया था, और आज का हमारा टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं। पर उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज़ कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं कंप्यूटर में, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए। उसके बाद जैसे ही हमारा ये सीरीज़ फिनिश होगा तो हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ रखेंगे जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। हालांकि इसका थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वन बाई वन करके इनको पढ़ना है। जितना एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है उतना ही चीज़ें आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपको दो नए ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे होंगे यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऊपर देख चुके हैं, रियल टाइम देख चुके हैं, मल्टी प्रोसेसर देख चुके हैं, टाइम शेयरिंग देख चुके हैं। ओके, आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक्चुअली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ये है कि जितने भी आपके एक प्रकार के कार्य हैं उन सभी कार्यों को आपका एक बैच के रूप में यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। किसके रूप में? एक बैच के रूप में ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। उसके बाद फिर आपका एग्जीक्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, क्या करवाया जाता है? एग्जीक्यूशन करवाया जाता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे एक प्रकार के जितने कार्य हैं उन सभी को एक बैच के रूप में आपका जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देन आपका वहाँ पर उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन करवाया जाता है। बेसिकली इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें यूज़र का जो है इंटरवेंशन नहीं होता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम all types of tasks are organized and executed simultaneously in the form of a batch. This type of operating system is used for tasks that do not require any user intervention. Okay, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिंगल यूज़र। क्या कह रहे हैं? सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र का मतलब समझ रहे हैं? सिंगल का मतलब होता है अकेला, यूज़र का मतलब होता है उपयोगकर्ता। यूज़र यानी कि मैं आप जो यूज़ कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर केवल एक बार में एक ही यूज़र जो है आपका कार्य कर सके, उसे हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका MS-DOS हुआ, Windows 9X हुआ, ये हमारे क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे यही पूछा जाता है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या विशेषता है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली होता ये है कि एक बार में केवल एक ही यूज़र जो है आपका कार्य कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक यूज़र है, केवल एक यूज़र ही आपका जो है यहाँ पर आपका यूज़ कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक, तो कार्य केवल कितने यूज़र कर सकते हैं सिंगल यूज़र में? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन एट अ टाइम। ठीक है, केवल एक समय में एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इन अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन यूज़र इज़ अलाउड टू वर्क एट अ टाइम। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो कि है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि जैसे सिंगल यूज़र होता था कि मतलब एक बार में केवल एक ही पर्सन आपका जो है यहाँ पर कार्य कर सकता था, मल्टी यूज़र में क्या होगा? मल्टी यूज़र में एक से अधिक हमारे यूज़र जो हैं आपके कार्य कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना? मतलब यहाँ पर सिंगल टाइम में, एक समय में केवल एक ही यूज़र हमारा कार्य कर सकता था, है ना? मल्टी यूज़र यानी कि मल्टी का मतलब ही होता है आपका एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा का मतलब है दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आपके कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये एक से ज़्यादा जो पर्सन है आपके, इन्हीं को मल्टी कह दिया जाता है।
अब इसमें होता ये है कि आपके बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो एक बार में आपका काम कर सकते हैं। और इसमें हमारा आता है जैसे हमारा वीएमएस हुआ और यूनिक्स हुआ, ये सब हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आपके लिए यूनिक्स से याद रखना है कि ये हमारा एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। यूनिक्स में होता ये है, हमारा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे यूनिक्स जहाँ पर हमारा मतलब एक बार में एक से ज़्यादा यूज़र आपका जो है कार्य कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपसे पूछा जा सकता है। पढ़ लीजिए, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। यह प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। संसाधन इन द सेंस रिसोर्सेज की बात की जा रही है यहाँ पर। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपके कई सारे यहाँ पर क्लाइंट दिख रहे हैं। क्लाइंट यानी कि आपका यूज़र की बात की जा रही है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। तो यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं, ओके। जबकि सिंगल यूज़र में क्या था, ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम, ओके। अब मल्टी यूज़र में देखिए कि आप मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन 1 यूज़र टू वर्क एट अ टाइम। इट फुलफिल्स द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम लाइक यूनिक्स एंड वीएमएस। ये हमारे क्या हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रटना ही नहीं है आपको, ठीक है, इस चीज़ से तो भाग जाइए कि रटना नहीं है आपको। क्योंकि कि देखो, सिंगल यूज़र का मतलब है एक यूज़र एक बार में, मल्टी यूज़र का मतलब है आपका सिंपल सी बात है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा यूज़र हो आपके एक बार में, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक। मल्टी का मतलब ये होता है जहाँ पर आपका एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स आपकी काम करें तो वो हो जाएगा हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मल्टी यूज़र में और मल्टी प्रोसेसिंग में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और ये इसीलिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वही पूछा जाता है जो कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होता है, जहाँ पर वहीं से क्वेश्चन निकलते हैं अक्सर। तो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट अपना हटा दीजिए और इस चीज़ को रटना भी नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है, मल्टी यानी एक से ज़्यादा, प्रोसेसिंग यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट। एंड हमारे सिस्टम में प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है, हमारे सिस्टम में प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन्स हमारा सीपीयू है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सीपीयू हुआ ना। यानी कि जहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा सीपीयू हों तो वहाँ पर हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे लाइनेक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ये हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 या 2 से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर आपका बेसिकली था, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मल्टी यूज़र, यूज़र लिखा हुआ है, यूज़र यानी कि उपयोगकर्ता, ओके। प्रोसेसिंग यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब है आपकी सीपीयू है ना। प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, ठीक। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिखें, CPU 1, CPU 2, यानी यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा क्या दिख रही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिख रही हैं। ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ओके। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम सो सॉरी, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ सकते हैं। 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स आर यूज इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लाइनेक्स एंड यूनिक्स, ओके। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। होता क्या है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, टास्क यानी कि आपका क्या होता है, काम कह सकते हैं यहाँ कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर की भाषा में कार्य को हम टास्क कहते हैं, ठीक। मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, मतलब एक समय में, मैंने क्या कहा, एक समय में आपके जहाँ पर एक से ज़्यादा कार्य आपके कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्या होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें इस चीज़ को करने की, इस कार्य को करने की अनुमति दे कि आप एक बार में ना एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम एक बार में एक से ज़्यादा काम कर ले रहे हैं, ये इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो इसको देखिए आप, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की अनुमति देता है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से 2 कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। अरे भाई, जब आपके मल्टीपल कार्य हो रहे हैं तो हम एक काम से दूसरे काम में स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइनेक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, विंडोज़ 95 हुआ, ये सब हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा आप लोग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन 1 टास्क टू बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम इन विच यूजर कैन इजीली स्विच बिटवीन 2 टास्क, ओके। लाइनेक्स, यूनिक्स एंड आपके विंडोज़ 95 क्या हैं, ये हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। इनको भी आपको याद रखना है, ओके। यहाँ पर देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक, ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें बेसिकली आपका एक साथ एक से अधिक जो यूज़र हैं या प्रोग्राम हैं आपके कंप्यूटर के संसाधनों का, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज का प्रयोग आपका जो है एक साथ, टाइम शेयरिंग का मतलब यही है कि एक साथ आपके एक से ज़्यादा जो यूज़र हैं, कितने भी यूज़र हो यहाँ पर, वो आपका संसाधन जो है कंप्यूटर के संसाधन, यानी कि आपका प्रिंटर हुआ, कुछ भी आपके जितने कोई भी संसाधन रिसोर्स हुआ, तो उनका जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है बेसिकली कि कोई भी एक काम जो होता है उसके लिए आपका एक समय में ही आपका एग्जीक्यूशन किया जाता है। ठीक, तो टाइम शेयरिंग के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पहली ही लाइन थी जो आप लोग देख चुके हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी या प्रत्येक यूज़र कंप्यूटर में उपयोग होने वाले जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको आपस में आपका शेयर कर सकते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम शेयरिंग के बारे में। मतलब समझ रहे हैं आप कि इसमें एक ही कंप्यूटर जो है, एक ही कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कई सारे लोग कर सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि इसमें एक ही कंप्यूटर को, एक ही रिसोर्सेज को कई सारे यूज़र एक टाइम में आपका एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों का प्रयोग हेतु प्रत्येक यूज़र या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग जो है वो निर्धारित करता है, जिसे इन्होंने टाइम स्लाइस कहा है या फिर क्वांटम कहा है। आपका जो मैक ओएस है ये बेसिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे यही पूछा जाएगा कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से आपका कौन सा है, तो आपको याद रखना है मैक ओएस हमारा एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, आगे यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन यूज़र और प्रोग्राम यूज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। इन दिस वर्क the computer sets a small part of time for each user or program to use its resources which is called time slice or quantum। ठीक, like Mac OS। ठीक है, आगे देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग से निपट लिया तो रियल टाइम आ गया। देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है मैं बता देती हूँ आपको ऑलरेडी। एक तो होता है आपका मल्टी टास्किंग में और आपके मल्टी प्रोसेसिंग में, और दूसरा होता है आपका टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में, और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है लिटरली, और कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं बनेगा। हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहेंगे, हम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिनका यूज़ रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए होता है। किन के लिए, रियल टाइम जो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे वो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय सीमा जो है उसके अंदर आपका काम करता है, इसीलिए ये बहुत फास्ट होते हैं। अब आप रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता रही, बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं जैसे आपका रॉकेट लॉन्चर हुआ, एटीएम मशीन हुआ। तो एटीएम जो मशीन है आपकी, बेसिकली इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का, रियल टाइम का। क्यों, क्योंकि रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए होते हैं। रॉकेट लॉन्चर जो आपका हुआ, क्या रॉकेट लॉन्चर में भी हमारा बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके पास एक फ़िक्स टाइम होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक फ़िक्स टाइम होता है। क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम के अंदर ही इन्हें अपना काम करना होता है, नहीं तो फिर वो काम आपका फेल माना जाएगा। कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर आप एग्जांपल जानना चाहते हैं तो इनके बेसिकली उदाहरण है आपका MTS हुआ, ये हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। QNX हुआ, ठीक, और एक और होता है आपका VX वर्ड हुआ। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका मैं फिर से लिख देती हूँ, VX वर्ड्स। ठीक, अब देखिए इसका यूज़ बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशंस में हो सकता है, तो इसका यूज़ आपका इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कार्यों में ही होगा। किस में होगा, इंडस्ट्रियल एंड आपके साइंटिफिक कार्य। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं। अब यहाँ पर आपका जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कहीं आपको 3 प्रकार का देखने को मिलेगा, कहीं आपको 2 प्रकार का। आपको यहाँ पर 2 ही पढ़ने हैं लेकिन होते आपके 3 हैं। आपको 3 जो मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको हार्ड रियल टाइम,
दूसरा मिलेगा आपको सॉफ्ट रियल टाइम, और तीसरा जो आपको मिलता है फर्म रियल टाइम। कौन सा? फर्म रियल टाइम। आपको सॉफ्ट और हार्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक। जो आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, क्या हैं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, इम्पोर्टेंट आपके जो काम हैं, उनको दिए गए टाइम के अंदर आपका पूरा किया जाता है। क्या? इसमें जो आपका दिया गया टाइम है उस टाइम के अंदर पूरा किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि हार्ड आपका जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो काम है, आपके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उनको आपका एक दिए गए समय के अंदर ही आपको पूरा करना पड़ता है। अगर किसी भी कारण आपका टाइम के अंदर कार्य नहीं हो पाता है तो आपका बेसिकली होता क्या है, इससे आपका फिर वो फेल हो जाएगा काम, ठीक। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होगा? सॉफ्ट रियल टाइम में आपका बेसिकली ये होता है कि आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ भी आपको समय देरी होती है तो उसको बेसिकली आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मान के चलिए कि आपको टाइम जो दिया गया है, ठीक है, उसमें अगर आपका काम नहीं हो पाया है तो आपकी जो गलती हुई है, जो देरी हुई है समय का, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक। जैसे आपका ये हो सकता है, जैसे एटीएम जो आपकी मशीन है, तो एटीएम मशीन से जब आप पैसा निकालते हैं तो कभी कभी आपका थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो यही है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि इसमें फ़िक्स टाइम ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अलग से टाइम, नहीं, फ़िक्स टाइम के भीतर ही वो आपको काम करना होता है। लेकिन अगर कोई गलती हो भी जाती है, टाइम का आपका गड़बड़ी हो जाती है, गलती का मतलब है टाइम की देरी से। क्यों? क्योंकि यहाँ हम रियल टाइम की बात करें तो यहाँ पर अगर टाइम की देरी हो जाती है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये होता है आपका, ठीक। तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या लिखा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच रियल टाइम एप्लीकेशंस आर इम्प्लीमेंटेड लाइक ऑटो पायलट मैकेनिज्म यूज इन एयरक्राफ्ट। मतलब जो आपके एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट मैकेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं, ठीक। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ देख सकते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या लिखा है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य के ऑपरेशन को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य न होने की स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन फेल हो जाता है। एग्जीक्यूशन, निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन समझिएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन, ओके। कंफ्यूज तो नहीं है ना अभी आप लोग? हार्ड रियल टाइम को आप लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, जहाँ पर एक फिक्स समय सीमा के अंदर आपके इंपॉर्टेंट काम को करना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लापरवाही को नहीं बरता जाएगा। इनकेस अगर आपका टाइम पर काम नहीं होता है तो आपका आपकी जो भी प्रोग्राम होगा वो आपका वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन आपका वहाँ से फेल हो जाएगा। ये है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज द timely completion of operation of any important task. In the case of non-completion of task, the execution of program fails. Okay. नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी कार्य के ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है। क्या होता है इसमें? एक डेडलाइन दी जाती है, मतलब एक फिक्स टाइम होता है। अगर इसके भीतर आपका काम नहीं हो पाया है तो निष्पादन आपका जो है डेडलाइन के पहले या बाद में पूरा हो सकता है। यही तो मैंने आपको बताया ना, अगर एटीएम मशीन से पैसा निकाल रहे हैं, इनकेस ट्रांजेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है तो आप उसको जो है थोड़ा देर या फिर आपका थोड़ी देर बाद या थोड़ा पहले आपका ये काम हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं होता है। ये होते हैं आपके सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अ डेडलाइन इज गिवन टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एनी टास्क, बट इन दिस type of system the execution of the task can be completed before and after the deadline, but in this case the execution of the task does not fail. आपको बस इतना ही याद रखना है कि सॉफ्ट रियल टाइम में आपका जो है एग्जीक्यूशन आपका फेल नहीं होता है। क्या इसमें एग्जीक्यूशन फेल नहीं होता है? टाइम की जो भी आपकी जो इश्यू हुई होगी, टाइम का जो भी आपका है, तो वो आपका पहले या बाद में हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका एग्जीक्यूशन फेल नहीं होगा। लेकिन हार्ड रियल टाइम में आपका फेल हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।